MP3 ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के चौथे अध्याय मानव बस्तियाँ का हम लोग अध्ययन करते हैं। मानव बस्तियों के अध्ययन में हम लोग ग्रामीण अधिवास या कह लीजिए रूरल सेटलमेंट के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग नगरीय बस्तियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। नगरीय बस्तियाँ से तात्पर्य है नगरों के बसाव, नगरों के आवास, नगरों के मकान से है। अंग्रेजी में इसको अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। नगरीय बस्तियाँ ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियाँ सामान्यतः संघत और विशाल आकार की होती है। ये बस्तियाँ अनेक प्रकार के आकृत आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती है। जैसा कि पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है और इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों से पृथक अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं। और इसके पहले भी हम लोग मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में काफ़ी चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। सबसे पहले प्राचीन नगर को हम देखते हैं। प्राचीन नगर भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर हैं। प्रयाग इलाहाबाद, पाटलिपुत्र पटना, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के ये एग्जाम्पल हैं। और दूसरा पॉइंट है मध्यकालीन नगर। वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है और इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किला नगर हैं जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट है आधुनिक नगर। अंग्रेज़ों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए
उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित किए। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई या बम्बई कह लीजिए, चेन्नई पुराना नाम मद्रास है, और कोलकाता कलकत्ता जिसका पुराना नाम है, पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया और अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ, जिसमें जमशेदपुर एक अच्छा उदाहरण है। और आगे हम देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक प्रशासनिक केंद्र जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगर के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम। और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों के विकास हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का जो स्तर था वह 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम था। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है। किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है और 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर या प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है, और जिसमें का है एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद्ध और खा है बहिर्बद्ध के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संस्पर्शीय नगर। गा है एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक संस्पर्शीय प्रसार नगर का निर्माण। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है। इन 468 नगरों में से 53 नगर नगरीय संकुल महानगर हैं। इनमें से 6 मेगा नगर हैं
जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है और पाँचवें वर्ग से अधिक 21% नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ बृहत मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के अन्य मेगा नगर हैं। आगे हम लोग देखेंगे नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे कि अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगरीय विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं या कह लीजिए क्रियाओं के उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार्य करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पे कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्रशासन, शहर और नगर। इसमें हम देखेंगे कि उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। और आगे है औद्योगिक नगर। मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का मुख्य अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। और नेक्स्ट है परिवहन नगर। ये पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियाँ जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। और नेक्स्ट है वाणिज्यिक नगर। इसमें हम लोग देखेंगे व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि। आगे है खनन नगर। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। आगे है गैरीसन या छावनी नगर। इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। ये सब 10 लाखी नगरों का डाटा दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग शैक्षिक नगर। मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। आगे है पर्यटन नगर। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगमंडलम या ऊटी, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान हैं। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं हैं। उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। और विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर
प्रकार्यात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार्य इतने अंतर ग्रंथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार्य वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को और जान लेनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। स्मार्ट सिटी को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेन किया गया है। तो स्मार्ट सिटी एक मिशन है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके और साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत व्यवस्था के चौथे अध्याय का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।